फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उन चक्रवातों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र में होती है। उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण चक्रवात जो होते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन उन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहां पर जलीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है और हवाओं के चक्राकार घूमने के लिए साइक्लिक रूप से घूमने के लिए कोरियोलिस बल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल के अभाव के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 5 से लेकर 15 अंश अक्षांश का सागरीय भाग सबसे उचित होता है, सबसे अनुकूल होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो मुख्य विशेषता होती है उसमें तीव्र गति से पवन चलती है, हवाएं चलती हैं, विंड चलती है और काफ़ी तेज़ी से वर्षा होती है और अन्य विशेषताओं की अभी विस्तार से हम आप लोग से चर्चा करेंगे। आप लोग से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो होता है, जो इसका केंद्रीय भाग में निम्न वायुदाब होता है और निम्न वायुदाब के चारों ओर कई समदाब रेखाएं घिरी होती हैं। इन निम्न दाब को भरने के लिए जब हवाएं केंद्र की ओर चलती हैं यानी बाहरी क्षेत्र से केंद्र की ओर चलती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये हवाएं चक्रीय रूप से घूम जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और इस प्रकार चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। चक्रवातों का आकार छोटे से लेकर बड़ा कई प्रकार का हो सकता है, भिन्न प्रकार का हो सकता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनका आकार छोटा होता है, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं इनका थोड़ा आकार बड़ा होता है, जिसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः 5 से लेकर 30 अंश अक्षांश दोनों गोलार्धों में महासागरीय क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर नहीं उत्पन्न होते। और भूमध्य रेखा में से 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ और दशाएं तो अनुकूल होती हैं लेकिन कोरियोलिस बल का अभाव होता है या कोरियोलिस बल लगभग शून्य होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए महासागरीय भाग के जल की गहराई 60 से 70 मीटर होनी चाहिए। हवाओं में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होना चाहिए, आर्द्रता होना चाहिए, जलवाष्प वाली होनी चाहिए, क्योंकि चक्रवातों में हवाएं चलने के लिए, प्रवाहित होने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान दीजिएगा, वो जो जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, कि जो संघनन होता है, कंडेंसेशन से जो गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, लेटेंट हीट प्राप्त होती है, उसी से प्राप्त होती है चक्रवात को जो ऊर्जा होती है। यही कारण है जब महासागरीय सागरीय क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और तट की ओर बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं चक्रवात का स्पीड कम होती जाती है और काफ़ी आंतरिक भाग में जाके लगभग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलनी, गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद हो जाती है, लेटेंट हीट मिलने बंद हो जाती है, क्योंकि जो हवाएं होती हैं उनकी आर्द्रता धीरे धीरे स्थलीय भाग में आते आते कम हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक और ख़ास बात हम बताएं कि ये महासागरों के मुख्यतः पश्चिमी तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिकांशतः उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो महासागरों का पश्चिमी भाग होगा वो महाद्वीपों का पूर्वी भाग होगा। तो महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में जहाँ महासागरीय धारा, गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न करती हैं। वही ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में खासकर 10 से लेकर 30 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में मुख्यतः ठंडी धाराएं बहती हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, जो सतह के तापमान को कम कर देती हैं। जो महासागरीय सागरीय जल है उसकी सतह के तापमान को कम कर देती हैं। इस कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति बहुत ही कम होती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान होना चाहिए, लेकिन ठंडी महासागरीय धाराएं चलने के कारण उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बहुत ही कम होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इनके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। जैसे इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है कैरिबियन सागर क्षेत्र या यूएसए वाले जो क्षेत्र में अटलांटिक महासागर का भाग है, कैरिबियन सागर, वहाँ पे इनको हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तटीय भाग में आते हैं वहाँ पे बिली बिली कहा जाता है। चीन में इनको टाइफून कहा जाता है, जबकि जापान में टाइफू कहा जाता है।
फिलीपींस में इनको बैग्यू कहा जाता है, और हिंद महासागर में जो उत्पन्न होते हैं उनको चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। तो यानी चक्रवातों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। एक बार मैं पुनः बता दूं कि कैरिबियन सागर में हैरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, टाइफून चाइना में कहा जाता है, टाइफू जापान में, बैग्यू फिलीपींस में, और साइक्लोन या चक्रवात हिंद महासागर में कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पवन की यानी विंड की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। उसमें एक है उष्णकटिबंधीय अवदाब, जिसमें हवाओं की जो गति होती है 16 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होती है। उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है, इसमें हवाओं की गति 17 से लेकर 32 मीटर प्रति सेकंड होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें हवाओं की गति 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सामान्यतः हवाओं की जो गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक होती है। और एक और ध्यान दीजिएगा, जिन चक्रवातों में हवाओं की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है उनको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो साइक्लोन कहा जाएगा, अगर 225 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक है तो सुपर साइक्लोन कहा जाएगा। यूएसए में आने वाला जो हरिकेन है उसको यूएसए के जो मौसम संगठन है ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। यूएसए में जो हरिकेन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, तो यूएसए के जो मौसम संगठन ने है, और यूएसए के मौसम संगठन ने हरिकेन को उसके गति के आधार पे, पवन की गति के आधार पे 4 भागों में बांटा है। इसको नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, जिसको ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसमें गति पवन की होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं उष्णकटिबंधीय जो अवदाब होता है उसमें जो पवन की गति होती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उष्णकटिबंधीय तूफान में जो पवन की गति होती है वो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वही उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है, जो साइक्लोन होता है, उसमें जो पवन की गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है। चक्रवातों में जो अन्य कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती है, और दूसरी जो प्रमुख विशेषता होती है वो बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, और चारों तरफ अंधकार छा जाता है, बिजली चमकती है, तेज़ी से वर्षा होता है। इन चक्रवातों में जो हवाओं की गति जो नापा जाता है, एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है साफिर-सिम्पसन स्केल। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो पवन की गति नापी जाती है वो साफिर-सिम्पसन स्केल से मापा जाता है। अब चक्रवात की हम लोग देखते हैं, ट्रॉपिकल चक्रवात, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसकी कुछ मुख्य विशेषता देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का देखा जाए तो सामान्यतः जो आकार होता है 80 से लेकर 300 किलोमीटर होता है जो इनका व्यास होता है, लेकिन कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसमें हरिकेन का विस्तार सबसे अधिक होता है। इनका व्यास लगभग 180 से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है। अब हम लोग कुछ चर्चा कर लें उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, इनकी आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। जब किसी सागरीय क्षेत्र में कोई लो प्रेशर का विस्तार होता है तो इस निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चारों ओर से चलती हैं, लेकिन ये हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र पर पहुंचने से पहले तेज़ी से ऊपर उठने लगती हैं, और चक्रवात में जहां हवाएं ऊपर उठती हैं उसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है, वॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। और चक्रवात की दीवारों पर ध्यान दीजिएगा, जो चक्रवात का वाल होता है जहाँ से हवाएं तेज़ी से उठती हैं, यहीं सबसे अधिक वर्षा होती है। चक्रवातों के केंद्र में जहाँ निम्न वायुदाब होता है वहाँ हवाएं शांत होती हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है जिसको चक्षु कहा जाता है, चक्रवात की आँख कहा जाता है, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, हवाएँ शांत होती हैं, इस कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। जो इनका चक्षु का व्यास होता है, जो आई ऑफ साइक्लोन का व्यास होता है 4 से 48 किलोमीटर के लगभग होता है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरीय सतह पर होती है, लेकिन चक्रवात हवाओं के सहारे गतिशील होते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जैसे हम जानते हैं व्यापारिक हवाओं के सहारे सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हैं और महासागरीय या द्वीपीय तट से टकराकर भारी विनाश करते हैं। लेकिन चक्रवातों में महाद्वीप के आंतरिक भाग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्रमशः कमज़ोर होते जाते हैं।
इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो द्वीपीय और तटीय क्षेत्र को अधिक प्रभावित करते हैं। अब एक देखा जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मौसम की बात किया जाए कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है और मौसम की स्थिति क्या होती है, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात के आगमन से पूर्व संबंधित क्षेत्र में वायुदाब तेजी से गिरने लगता है, यानी वायुदाब तेजी से गिरता है और आसमान में पछाप बादल छा जाते हैं, साइरस क्लाउड छा जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने का संकेत होता है। शीघ्र ही क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं तूफानी हो जाती हैं और आसमान में काले कपासी बादल छा जाते हैं, जिसको हम लोग क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स कहते हैं, जिससे चारों ओर घोर अंधेरा छा जाता है और तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यह चक्रवातों के अग्रभाग के आने का, यानी जो आगे का भाग होता है उसके आने का संकेत होता है। कुछ समय पश्चात लगभग 1-1.5 घंटे बाद वर्षा रुक जाती है और ये मौसम क्या हो जाता है, उमस भरा हो जाता है। यह इसमें क्या होता है, ये चक्रवात का जो चक्षु होता है यानी आई ऑफ साइक्लोन के आने का संकेत होता है। पुनः 1-1.5 घंटे बाद वर्षा फिर तीव्रता से प्रारंभ हो जाती है और ये चक्रवात के पश्च भाग यानी टेल के आने का संकेत होता है। और इसके बाद क्या हो जाता है, टेल के गुजरने के बाद मौसम सुहावना हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है और ये चक्रवातों के चले जाने का संकेत होता है। पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण नहीं किया जाता था, लेकिन 1990 के दशक के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की अनौपचारिक रूप से शुरुआत हुई। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो नामकरण का प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो मौसम वैज्ञानिक थे क्लेमेंट लिंडले वार्गे ने 1880 के दशक में अनौपचारिक रूप से चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत की, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो रियल शुरुआत होती है वो 1953 में अमेरिका की जो राष्ट्रीय मौसम सेवा के द्वारा अटलांटिक महासागर के चक्रवातों के लिए नामकरण की औपचारिक शुरुआत होती है, आधिकारिक रूप से शुरुआत होती है। लेकिन पहले जो चक्रवातों के जो नाम रखे जाते थे वो महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन 1979 यानी 1979 के बाद पुरुषों के नाम पर भी तूफानों का नाम रखा जाने लगा। 1953 से पहले इन चक्रवातों का नाम जैसे जो रखते थे तूफानों के नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO और मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा रखे जाते थे, लेकिन ये नामकरण हिंद महासागरीय क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नाम ये लोग नहीं रखते थे। इसका कारण था कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता थी, इसलिए इस क्षेत्र के नामकरण में बहुत ही सावधानी की निष्पक्षता की ज़रूरत थी। इसलिए सन 2004 से उत्तरी हिंद महासागर से जुड़े 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, हिंद, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान ने मिलकर नामकरण की शुरुआत की और 64 नामों की एक सूची तैयार की और इनका नाम जो इनके मौसम विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग नाम से हो जाते हैं और फिर इनका नाम रखा जाता है और जब नाम इनका ख़त्म होता है तो फिर नई सूची फिर से तैयार की जाती है। लेकिन इन नामों में ये धारणा ये है कि जो महिला नाम वाले चक्रवात होते हैं वो पुरुष नाम वाले चक्रवात की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अधिक तूफान वाले होते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं चक्रवात की देखा जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अन्य विशेषताओं की बात किया जाए तो जब चक्रवात आते हैं समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं जो समुद्र के किनारे वाले या तटीय भाग को नुकसान कर सकती हैं, डुबा सकती हैं। अत्यधिक न्यून वायुदाब तथा वायुदाब से वेग के चलने के कारण सागरीय क्षेत्र में जो जब चक्रवात आते हैं तो अत्यधिक न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है और वायु बहुत तेज़ी से चलती है, इसलिए सागरीय क्षेत्र में एक अस्वाभाविक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस उभार को तूफान महालहर कहा जाता है, स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है या ज्वारीय महालहर कहा जाता है, टाइडल सर्ज कहा जाता है। तो एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दें कि अत्यधिक न्यून वायुदाब तथा वायु वेग उच्च वायु वेग के कारण जब चक्रवात आते हैं तो सागरीय क्षेत्र में अस्वाभाविक उभार हो जाता है जिसको हम लोग तूफान महालहर कहा जाता है या ज्वारीय महालहर कहा जाता है, टाइडल सर्ज कहा जाता है। एक थोड़ी और ख़ास बात हम बता दूं कि एक जो प्रचंड चक्रवात होता है इसमें हम द्वितीय विश्व युद्ध में जो नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था उससे 10,000 अधिक गुना ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिएगा, इतना अधिक ऊर्जा होने के कारण ही जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी हो जाते हैं। कुछ इतिहास में देखा जाए कि जो प्रमुख चक्रवात आए
तो एक भोला चक्रवात आया था 1970 में, यह बांग्लादेश में, जो अब तक विश्व का सबसे घातक चक्रवात था। इसमें 3 से लेकर 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और पवन की जो गति थी, विंड की गति थी 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक तूफान आया था नरगिस चक्रवात आया था 2008 में म्यांमार में। इसमें पवन की गति 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी और मृत्यु लगभग 1.5 लाख लोगों की हुई थी और चावल की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन में की गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी और मृत्यु लगभग 10,000 लोगों की हुई थी। इसी प्रकार 2005 में जो कैटरीना तूफान आया था, यूएसए में आया था। ये यूएसए के इतिहास का सबसे महंगा तूफान था क्योंकि इसमें लगभग 125 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 2013 में हाइयान चक्रवात आया जिसकी जो गति थी 315 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये फिलीपींस में आया था, लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार 1975 में नीना सुपर साइक्लोन आया था चाइना में, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की चाइना में मृत्यु हुई थी। तो ये प्रमुख जो इतिहास में जो चक्रवात आए उनके बारे में चर्चा हुई। यद्यपि हर साल चक्रवात आता है। एक बार हम कुछ और चर्चा हम आपसे कर दें कि हरिकेन केंद्र और परिधि जो होती है, बाहरी भाग होता है, उसमें वायु दाब का अत्यधिक अंतर होता है। लगभग ये अंतर होता है 10 से लेकर 55 एमबी तक। एमबी का मतलब होता है मिलीबार। वायु दाब को जो नापने की इकाई होती है उसको मिलीबार, हम लोग मिलीबार में नापते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये बहुत ही विनाशकारी होता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा विनाश होता है वो तटीय क्षेत्रों में होता है। यदि भारत में देखा जाए तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये अक्टूबर और नवंबर महीने में अधिक आता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और ये भारी विनाश करते हैं। इनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे यूएसए में इसको हरिकेन कहा जाता है, भारत में इसको साइक्लोन कहा जाता है।